गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई कॉपी पेन के बिना बिना किसी बोर्ड के थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने सुबह वीडियो बनाई थी पर माइक बंद होने के कारण आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई तो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। ठीक है, तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ खास बातों के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, पहला तो ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व किया उसका नाम था हंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। ठीक है, ओरस्टेड साहब क्या कर रहे थे, आपको पता होगा कि हमने जैसे बात क्लास में भी कई बार की है कि ओरस्टेड साहब क्या कर रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उस एक्सपेरिमेंट को पूरा होने के बाद उन्होंने क्या किया, स्विच को ऑफ किया। स्विच ऑफ करते टाइम उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ पे जो पास में कंपास पड़ा है उस कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा स्विच ऑन किया, फिर देखा डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो वहां से हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में नॉलेज आई कि हाँ, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया। एक्चुअली पूरी डिटेल जिसने दी थी उस साइंटिस्ट का नाम हम 10th में डिस्कस नहीं करते, बायोट सावर्ट के एक्सपेरिमेंट है वो। उन्होंने कहा कि कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसकी एक्सिस पे हम करंट कैरिंग कंडक्टर को कंसीडर कर लें। सपोज ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस पे अगर सेंटर लेके इसके चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ सर्कल्स बनेंगे एक ही सेंटर पे, छोटा सर्कल फिर एक बड़ा सर्कल फिर एक बड़ा सर्कल, जैसे स्पाइरल बनता है। फिर स्पाइरल अलग अलग सर्कल नहीं होते, ये अलग अलग सर्कल बनेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके चारों तरफ सर्कल की फॉर्म में होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा करंट कैरिंग कंडक्टर से, इससे जितना दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, दो बातें, एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर की में करंट कितना फ्लो करता है उस पर डिपेंड करता है। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरी बात आती है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन किससे निकालें, किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन निकालने के लिए हमने रूल यहाँ पे याद किया, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप कोई भी कंडक्टर, जैसे सपोज ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इमेजिन कीजिए, इमेजिन, रियल में नहीं, इमेजिन करना है कि आपने उसे अपने राइट हैंड में पकड़ा है। ठीक है, सच दैट जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। राइट हैंड में पकड़ना है, करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ना है और थंब आपका करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपकी जो उंगलियों का कर्ल है, कर्ल ऑफ फिंगर जो होगा, उंगलियां ऐसे आपकी रैप होगी, कर्ल बनाएंगी, तो रैप ऑफ फिंगर और कर्ल ऑफ फिंगर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का था, फ्लेमिंग का नहीं था। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अलग है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल आपको करना है, वी इमेजिन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज होल्ड इन योर राइट हैंड such that thumb points in the direction of current, then curl of finger give the direction of magnetic field। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल था। इसके अलावा हमने जो यहाँ पे किया था, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आपका सर्कुलर हो तो हमने क्लॉक रूल के बारे में बात करी। ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ पे करंट फ्लो कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे करंट फ्लो कर रहा है तो करंट आपके पास सर्कुलर है तो करंट या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इफ करंट इज क्लॉकवाइज, ठीक है, देन करंट लूप विल बिहेव एज साउथ पोल। ठीक है, यानी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। ठीक है, कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसमें करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी और वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। अगर इसको रिवर्स कर दूं, दैट इज करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो आपके पास उल्टी हो जाएगी, यानी पहले अंदर की तरफ थी अब बाहर की तरफ हो जाएगी और वो बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल।
ठीक है। नॉर्थ पोल की तरफ हम क्यों कह रहे हैं उसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर पहले। तो हमें याद रखना है मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ये हो गया। तो हमने दो चीजें पढ़ ली। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। अगर सर्कुलर लूप है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर तो वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। ठीक है। अब तीसरा हमने यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर की जो शेप देखी थी वो थी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, कोई भी आपके पास एक कॉइल है, यानी आपको मल्टीपल सर्कल्स की फॉर्म में करंट फ्लो कर रहा है। दैट इज एक वायर लो, करंट कैरिंग वायर को मैंने किसी चीज के ऊपर रैप कर दिया, बार बार लपेट दिया, तो जो शेप बनती है उसे बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है। अब सोलेनॉइड क्या है, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हैं, तो एक लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर दो लूप हो गए तो डबल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे थ्री हो गए तो ट्रिपल हो जाएगा, यानी लूप वो बिहेव एज ए सिंगल लूप ही करेगा। ठीक है, पर बहुत सारे लूप आपने जोड़ दिए, एक सिंगल लूप एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो बहुत सारे लूप को जब ऐड करोगे तो वो एक बड़ी बार मैग्नेट बन जाएगी, यानी कोई भी सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है जैसे बार मैग्नेट। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ठीक वैसे ही निकालनी है जैसे एक सर्कुलर लूप में निकालनी है। ठीक है। मान लो ये सोलेनॉइड है, अब इस इधर से मैं इधर इस साइड से देख रहा हूँ, तो आपको इधर से जब देखोगे तो यहाँ पे करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। अब इसको जब इधर से देखूंगा तो वही तुम्हें क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो यहाँ से होंगी इनवर्ड, यानी इस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी। कब, जब यहाँ से करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इस एंड पे अगर करंट आपको ऐसे दिख रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे, यानी जो वायर है इसके पीछे से यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है। तुमने वायर को अगर ऐसे लपेटा है, ये उंगलियां जो आपकी, ये मान लो ये आपके टर्न है, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, तो चार सर्कुलर लूप बन गए, तो ये सोलेनॉइड बन गया। इस सोलेनॉइड में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस साइड होगा नॉर्थ पोल और इस साइड होगा साउथ पोल। ठीक है, निकालना वही राइट हैंड थंब रूल से ही है। अब हमने क्या किया है, इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो हम क्या करते हैं कि करंट को रखते हैं, थंब को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में और कर्ल ऑफ फिंगर को बना देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर सर्कुलर लूप है या फिर कहूँ सोलेनॉइड है तो उससे हम उल्टा कर देते हैं राइट हैंड थंब रूल को। हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताएगा तो थंब बता देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, यानी अगर ऐसे जा रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर तो इधर होगा आपका नॉर्थ पोल, अपोजिट साइड से देखोगे तो उल्टा नजर आएगा। ठीक है, पसंद आपको याद रखना है राइट हैंड से निकालना है, जिधर आपका कर्ल बन रहा है, जिधर आपके लूप बन रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उधर आपको उंगलियों को टर्न करना है। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैं उंगलियों को ऐसे कर दूंगा, फिर नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, जिधर थंब है उधर नॉर्थ पोल, उसके अपोजिट साउथ पोल। तो ये तीन हो गए आपके पास। ठीक है, पर सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्न होते हैं, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीज, करंट कितना ज्यादा फ्लो कर रहा है, करंट अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। दो चीज हो गई। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तीसरी चीज जिस पे डिपेंड कर रहा है वो डिस्टेंस की तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तीसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, जब मैंने ऐसे इसके ऊपर वायर को लपेटा था तो जिस भी चीज के ऊपर लपेटा था अंदर कोर में वो मटेरियल है, उस मटेरियल कोर के अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल की आपके पास परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। परमिएबिलिटी वर्ड याद ना रखना चाहो तो आप ये कह सकते हो मटेरियल पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ कोर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन एन नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड मटेरियल ऑफ कोर। ठीक है, ठीक है, ये तीन चीज। अब तो आपके पास ये तीन तरह के आपके पास कंडक्टर की शेप है जिन तीनों पे हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है। अब क्वेश्चन और क्या बन सकता है हमारे सोलेनॉइड का, एक क्वेश्चन आता है सोलेनॉइड के अंदर, ये सोलेनॉइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है। तो याद रखना है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड
यूनिफॉर्म है, तो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन दिखाओगे, ठीक है। किधर होनी चाहिए, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ एरो लगा दोगे, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना हो तो, ठीक है। दूसरा होता है सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे हम वीडियो बनाएंगे अगर कॉपी पे तो उसमें भी दिखाएंगे। जैसे आपको याद रखना है, जो ये पोल है, ये एंड है, ये पोल ऑफ मैग्नेट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं और बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और पूछा किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो आपको सिंपल देखना है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है वहां कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी पे आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर भी होती है और मैग्नेट के बाहर भी होती हैं। बाहर होती है नॉर्थ से साउथ और अंदर हो जाती है डायरेक्शन की साउथ से नॉर्थ, क्लोज कर्व बनाती हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी में आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, यानी जितनी ज्यादा किसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे वहां उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तीसरी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे आप ये पढ़ते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे 2 टेंजेंट हो जाएंगे, अगर 2 टेंजेंट होंगे तो 2 डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। ये आपका हो गया मैग्नेटिक सोलेनोइड के बारे में क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प लगी हमें। दूसरा एक प्रॉपर्टी और भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल लाइन नहीं होती है, एक्चुअल में जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो रियल फील्ड होता है, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में कोई ऐसी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। पर इसका डायग्राम आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, एक बार मैग्नेट है, मान लो ये बार मैग्नेट है, आप एक स्प्रिंकल लिया, इसके ऊपर ऐसे आयरन फिलिंग्स डाल दी, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही बनानी है बेसिकली, और बनाते टाइम याद रखना है एंड पे ज्यादा होनी चाहिए और बीच में कम होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वैसे आपको बुक में सारी बुक में डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम जरूर देख के जाना। इसके अलावा एक टॉपिक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट 2 चीजें हैं आपके पास। कोई भी नेचुरल जो मैग्नेट होती है वो परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख दो, हमने एक वायर लपेटा, उस वायर को सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट के करंट फ्लो कर दो, तो जब तक करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट से डिफर होती है कुछ चीजों में। एक तो सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमारे हाथ में है कि हम जितना करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ हमारे हाथ में है, दूसरी इसकी पोलरिटी भी हमारे हाथ में है कि करंट की अगर डायरेक्शन रिवर्स करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बदल जाएगा, यानी इसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ में बदल जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ में बदल जाएगा, तो पोलरिटी भी हमारे हाथ में है। तीसरा, इसे हम किसी भी शेप की बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट जैसे नेचर में एग्जिस्ट करेगी वैसी ही होगी, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेंथ को आप कम ज्यादा कर सकते हो, पोलरिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, और इसका मैग्नेटिज्म इससे डीमैग्नेटाइज भी इजीली हो जाती है। आपने करंट हटाया तुरंत की तुरंत डीमैग्नेटाइज होगी, लेकिन परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो है वो परमानेंट है। सपोज आपने फैन में परमानेंट मैग्नेट बता दिया, जैसे यूज भी है, याद रखना है यूज ऑफ मैग्नेट में, एक तो कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज हो रहा है और उसमें रोटेट हो रहा है अगर कोई चीज, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रही है, ठीक है। दूसरा, कहीं भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी स्पीकर है उसके अंदर, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रही है, ठीक है। वैसे स्पीकर आपके कई बार परमानेंट स्पीकर भी यूज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है। या तो मैग्नेटिज्म जहां होगा वहां, ठीक है, या जो रोटेशन होगा, रोटेशन भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। इन 2 चीजों में मेन आपको ये यूज याद रखना है, बाकी बुक में आप पढ़ सकते हो क्या क्या यूज है, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक यहाँ पे बचता है इस चैप्टर में आपके पास, और वो टॉपिक क्या है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, समझने वाली बात ये है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, तो उस पे फोर्स लगती है। फोर्स कब लगती है, ठीक है, कब कम होगी, कब ज्यादा होगी, कब जीरो होगी,
ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगनी है, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, पहले रूल पे आता हूँ। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, आपको कैसे याद रखना है। थंब के लिए फादर, ये फोर फिंगर मदर, और ये सेंटर फिंगर चाइल्ड। तो आपको क्या करना है, वी स्ट्रेच thumb, forefinger and central finger of left hand mutually perpendicular to each other such that forefinger directed towards the magnetic field and central finger in the direction of current, then thumb will give the direction of force in magnetic field। ठीक है, दो बातें याद रखनी है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तीसरी बात, जो मेन बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर किसी अलग मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमने राइट हैंड थंब रूल में निकाला है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो किससे निकालेंगे, उस पर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लग रही है, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। याद रखने के लिए, फादर मदर चाइल्ड, दैट इज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ये तुम्हें लगाना आना चाहिए। आप कैसे लगाओगे, आप कैसे फिंगर, फर्स्ट फिंगर को ऐसे सीधा करो, ठीक है, और थंब को ऊपर की तरफ, हो गया। अब ये वाली फिंगर इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मैंने कई बच्चों को देखा इसे ऐसे उल्टा कर देते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। आपको क्या रखना है, ये वाली उंगली हाथ की डायरेक्शन में सीधी, थंब को सीधा ऊपर की तरफ, और अब इसको परपेंडिकुलर रखना, ठीक है। आपको कभी भी डायरेक्शन निकालनी है, इस तरह से हाथ को मैनेज करना है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखा है तो आप ऐसे कर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे दे रखा था तो ऐसे कर दोगे, ठीक है। और करंट दे रखा है उधर तो ऐसे, करंट आगे की तरफ, करंट अंदर की तरफ है तो ऐसे, उस तरह से, ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज आपके पास ये रूल लगाना आ गया। उसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास, हमारे पास ये भी हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए फोर्स कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, कब फोर्स लगेगी, कब नहीं लगेगी। तो सिंपल रूल, फोर्स की जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का मतलब, साइन की वैल्यू सारे 10th के बच्चों को पता है, साइन 91 होता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और साइन 0 0 होता है, ठीक है। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स विल बी 0, ठीक है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है देन फोर्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। किस किस पे डिपेंड करती है फोर्स, करंट पे डिपेंड करेगी, करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। दूसरा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। तीसरा, आपके पास इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, इनके बीच में एंगल जब 90 डिग्री होगा तब फोर्स मैक्सिमम होगी, एंगल जितना कम होता जाएगा फोर्स उतनी डिक्रीज होती जाएगी। अगर एंगल 0 हो गया तो फोर्स 0 हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा होगा, क्वेश्चन दे रखा होता है कि आपके पास एक कंपास निडल है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखी है, उस पे फोर्स कब मैक्सिमम होगी, या हम उस पे उसका डिफ्लेक्शन कब मैक्सिमम होगा। कंपास निडल का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम तब होता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर उसके पैरेलल होता है, ठीक है। वो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। और अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे रखा है, उस पे फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स पूछी जाए तो मैक्सिमम तब होगी जब एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर कंपास निडल का डिफ्लेक्शन पूछा जाए तो वो तब मैक्सिमम होता है जब एंगल 0 डिग्री होता है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर कंपास निडल के अगर पैरेलल रखा हो तो, ठीक है। ये कुछ चीजें थी इस चैप्टर में जो मेन चीजें हैं। हमने इसके ऊपर आज एक ओरल वीडियो बनाई है, इसके बारे में कल मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल में वीडियो बनाए, ठीक है। बाकी चैनल पे आपने देखा होगा, चैनल पे आपका ह्यूमन आई के बारे में पूरा टॉपिक की वीडियो है, न्यूमेरिकल्स भी है ह्यूमन आई से, फिर से मैंने न्यूमेरिकल पे एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। और आपके पास लाइट वाले चैप्टर की पूरी वीडियो है। अब कोशिश करूंगा कल मैं इस वीडियो बने, एक तो इससे पहले वाले चैप्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो हमारा चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर दूसरी वीडियो बनाने का टाइम मिला तो वो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और हाँ सारे 10th के बच्चों को ऑल द बेस्ट।